चले अब हम कोशिश किया करेंगे कि इसी तरह एक छोटा सा सेशन रख लिया करें जिसमें हम छोटी मोटी डिस्कशन जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनको हम एड्रेस कर लिया करेंगे। तो फ़िलहाल तो यह है कि मैं ऐसा करता हूँ कि जो लैब है उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें करना क्या है। फ़िलहाल हम लैब नंबर 9 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने आपको 2 शेयर की थी, एक 10 थी और एक 9 थी। तो आज 9 का सेशन है, तो 1-2 दिन बाद हम या कुछ जो भी टाइम आपका सीआर सजेस्ट करेगा उसमें हम लैब नंबर 10 को डिस्कस कर लेंगे। लैब नंबर 10 थोड़ी सी हैवी है, तो ये 9 तो वैसे बहुत इजी है, ये तो आप शायद 1 दिन में या 2 दिन के अंदर कर लेंगे, बहुत आसान है। तो आपको आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आप लाजमी पूछें ताकि किसी किस्म का कोई इबहम ना रहे, कोई कन्फ्यूजन ना बाकी रहे। तो लैब तो है दैट इज़ रिलेटेड टू बाइनरी सर्च ट्री, और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें एक ही टास्क है, तो लेकिन वो एक टास्क जो है वो ज़रा सा जैसे बड़ी है, बहुत बड़ी नहीं है। आपने सारे कुछ क्लास में डिस्कस किया हुआ है, पढ़ा हुआ है। बस हम ये देखेंगे कि आप ने वो जो चीज़ें सीखी हैं जस्ट उसको इम्प्लीमेंट करना आ जाए, बस यही इसका मेन पर्पज़ है। ये जब एक्सप्लेन मैं कर लूँगा उसके बाद आपके जो भी पर्सनल क्वेश्चन होंगे, ठीक है, आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चंस को हम एड्रेस कर लेंगे, आप पूछते जाएं और फिर मैं बताता जाऊंगा। तो टाइम है हमारे पास बस 30 मिनट्स ही हैं जिसके अंदर हमने इसको डिस्कस करना है। तो चलें डिस्कस करते हैं। तो जो टास्क है वो एक ही टास्क है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और इसमें आपने क्या करना है, बाइनरी सर्च ट्री जो है BS ट्री जो आपने डिस्कस की है, और आई होप आपको ये इसका कॉन्सेप्ट भी याद होगा। जस्ट टू रिवाइज मैं ये बता दूं कि बाइनरी सर्च ट्री वो वाली ट्री होती है जिसके जो नंबर ऑफ चाइल्ड्स होते हैं किसी भी नोड के वो 2 होते हैं, बिकॉज इट इज़ बाइनरी। और सर्च ट्री का मतलब ये है कि उन दोनों में ख़ास पैटर्न होगा कि जो लेफ़्ट साइड पर नोड होगी वो हमेशा छोटी होगी रूट से, और जो राइट साइड पे होगी वो हमेशा रूट से बड़ी होगी। ठीक है, ये तो बाइनरी सर्च का बेसिक सा थीम मैंने बता दिया, जो कि आपको आप पहले से पता है, जस्ट टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब ये जो होती है ना लिंक लिस्ट, इसको आपको आपने क्लास में पढ़ा कि इसको इम्प्लीमेंट करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, लेकिन उनमें से सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वो थ्रू लिंक लिस्ट होता है। कि आपके पास नोड्स होती हैं और उस नोड्स में अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूँ तो हमारे पास जो नोड होती है उसमें 3 पोर्शन होते हैं। उसमें से एक 2 पॉइंटर्स होते हैं, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला, और दरमियान में आपका डेटा पड़ा होता है। ठीक है, तो आई होप आप सबके जहन में एक पिक्चर बन गई होगी, तो वो पिक्चर बनना ज़रूरी है। साकिब को आवाज़ आ रही है? साकिब ज़रा मुझे बता दो आपको आवाज़ आ रही है? ठीक है, अच्छा, चलें तो इसमें अब ये देखना है कि हमने जब भी बाइनरी सर्च ट्री को इम्प्लीमेंट करना होता है तो हम नॉर्मली लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसमें डेटा इंसर्ट करना और फिर डेटा रिमूव करना आसान हो जाए कंपैरेटिवली। चूँकि ट्री जो होती है उसमें डेटा का क्योंकि जो ट्री है अगर हम इसको अरे से इम्प्लीमेंट करें तो आपको पता है उसमें मेमोरी की काफ़ी इश्यूज आ जाते हैं कि मेमोरी वेस्ट हो रही होती है, कई दफ़ा मेमोरी कम पड़ जाती है, कई दफ़ा मेमोरी वेस्ट हो रही होती है। तो इन सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए हम लिंक लिस्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इस टास्क में सिंपली आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने एक क्लास बनानी है। ठीक है जी, एक क्लास होगी जो कि जिसका नाम आपने बाइनरी सर्च ट्री रखना है। अच्छा, कोशिश किया करें कि वैसे तो आप क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं, BST भी रख सकते हैं या कोई अपनी मर्जी का भी नाम रख सकते हैं, लेकिन चूंकि अब आप बड़े हो गए हैं और अब आप अच्छा कोड लिखने वाले हो गए हैं, अब आप प्रोग्रामर हो गए हैं, अब आप कोडर नहीं रहे, अब आप प्रोग्रामर बन गए हैं तो इन छुट्टियों में, तो इसलिए अब आपने नाम भी ऐसे रखने हैं जो यूज़फुल हैं। ठीक है, तो नाम से ही पता चले कि काम क्या है। ठीक हो गया। इसके अंदर
ये जो क्लास होगी इसमें आपने जस्ट 8 फंक्शंस बनाने हैं। पहला फंक्शन तो कंस्ट्रक्टर है, जो तो हमें पता ही है, और इसमें आपने जो जो भी पॉइंटर्स बनाए होंगे वो आपने उनको इनिशियलाइज करना है। और आई होप आपके जहन में आ गया होगा कि जब हम बाइनरी सर्च ट्री की क्लास बनाएंगे तो इसमें पॉइंटर कौन सा होगा, ऐसे ही है। अच्छा ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि जो बाइनरी सर्च ट्री है इसके अंदर जो पॉइंटर होगा वो आपका रूट का पॉइंटर होगा, ठीक है ना। क्योंकि जो ट्री होती है उसमें सबसे ऊपर एक आपका पॉइंटर होगा जो रूट का होगा, और उससे ऑनवर्ड वो सारे नोड्स उसके नीचे एग्जिस्ट कर रही होंगी। तो एक पॉइंटर आपने क्रिएट कर लेना है। वो अब आपको पता है कि उस पॉइंटर की टाइप क्या होगी। वो इंटीजर भी नहीं होगा, वो फ्लोट भी नहीं होगा, वो डबल भी नहीं होगा, वो नोड टाइप का आपका पॉइंटर होगा। जो रूट है उसकी जो टाइप होगी दैट वुड बी अ नोड टाइप, ये आपको पहले से पता है। अच्छा, उसके बाद हमने एक डिस्ट्रक्टर अलाउ करना है, और डिस्ट्रक्टर हमें पता ही है कि किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, साथ छोटा सा डिफाइन भी किया हुआ है। डिस्ट्रक्टर हम यूज़ करेंगे कि जितनी भी नोड्स हैं जो कि ट्री के अंदर, बाइनरी सर्च ट्री के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं, तो जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। तो आई रिपीट कि डिस्ट्रक्टर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं कि जब हम इस पर्टिकुलर बी एस ट्री या बाइनरी सर्च ट्री क्लास के ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे तो हम चाहेंगे अगर इस पूरी पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर नोड्स एग्जिस्ट कर रही हैं, ट्री की नोड्स एग्जिस्ट कर रही हैं, तो उनको डिलीट कर दिया जाए। क्यों? वो डिलीट करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए कि हमने सारा कुछ डायनामिकली एलोकेट किया है। तो जब हम डायनामिकली एलोकेट करेंगे तो हमारे लिए मस्ट है, हम पर वाजिब है, ठीक है, या हम पर फ़र्ज़ है कि हमने इसको डिलीट करना है। जिस तरह रोज़े फ़र्ज़ हैं इसी तरह ये भी फ़र्ज़ है कि हमने इसको डिलीट करना है। अच्छा, दूसरी जो थर्ड फंक्शन है वो ये है कि आपने एक नोड इंसर्ट करवाने हैं, ठीक है जी। तो आपने एक नोड को इंसर्ट करवाना होगा, और अब आपकी मर्जी है कि आपने जो भी नोड बना रहे हैं उस नोड के अंदर आप जो डेटा रख रहे हैं वो इंटीजर टाइप का रख रहे हैं, या वो फ्लोट टाइप का रख रहे हैं, या वो डबल टाइप का, जब आपकी चॉइस है, ठीक है। तो आप बेशक इंटीजर का रख लें फॉर सिंप्लिसिटी। तो इस फंक्शन को, ये जो इंसर्ट नोड का फंक्शन है, आपने जस्ट सिंपली इसको एक एलिमेंट, एक वैल्यू इंटीजर टाइप की, जो कि आपने नोड में इंटीजर चूज किया होगा, वो वैल्यू पास करनी होगी। वो सिंपली आपकी बाइनरी ट्री के अंदर, बाइनरी सर्च ट्री के अंदर जो उसकी अप्रोप्रिएट जगह होगी कि लेफ्ट साइड पर होना चाहिए या राइट साइड पर होना चाहिए, वो उस जगह उसको एडजस्ट कर देगा, ठीक है। तो ये फंक्शन आपने अपने स्लाइड्स में होगा, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, कोशिश किया करें कि जो हेल्प का मतलब ये होता है कि अगर किसी पॉइंट पे फंस गए हैं तो स्लाइड देख ली या किसी से वैसे डिस्कशन कर ली। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो हेल्प का मतलब ये समझते हैं कि यार असद ने लैब बना ली है तो चलो अब वो किसी काशिफ को सेंड कर देगा या नुमान को सेंड कर देगा। थोड़ा सा इस चीज़ को ना आप अवॉइड करें, क्योंकि अल्टीमेटली आपको खुद ही पता है कि मैंने तो नहीं सीखना, मुझे तो सब कुछ आता है, सीखना तो आपने है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको भी आ जाए, ठीक है। तो कोशिश करें जो कॉपी पेस्ट है उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। लास्ट लैब में भी कॉपी पेस्ट था, अब मैं नाम नहीं लेता, लेकिन चलें, फिलहाल मैं इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश करें कि आप इसको चीज़ों को सीखें बजाय इसके कि कॉपी करें। अच्छा, तो तीसरे फंक्शन में आपने सिंपली क्या किया, आपने नोड को इंसर्ट करवा दिया, ठीक है जी। और जो चौथा फंक्शन है दैट इज सिंपल। ये है तो बड़ा सिंपल सा देखने में कि कोई एक पर्टिकुलर नोड हम बताते हैं कि अच्छा यार 51 एक नोड है, कोई नोड है उसमें 51 एक एलिमेंट पड़ा हुआ है, प्लीज़ उसको रिमूव कर दें। तो हम इस फंक्शन को, इस रिमूव के फंक्शन को एक वैल्यू पास करेंगे, और वो वैल्यू अगर एग्जिस्ट करेगी तो वो उसको, उस नोड को डिलीट कर देगा,
अदरवाइज वो उसको, फॉर एग्जांपल अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो वो क्या करेगा, कुछ भी नहीं, वो आपको मैसेज दे दे बेशक कि भाई ये नोड एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन अगर एग्जिस्ट करती है तो फिर वो रिमूव करे और फिर मैसेज दे दे बेशक कि वो नोड रिमूव कर दी गई है। ठीक है जी। अच्छा, ये फंक्शन है तो बड़ा सिंपल सा, लेकिन जब आप ट्रीज में नोड डिलीट करते हैं तो आपको पता होगा कि इसकी कम्प्लेक्सिटी काफ़ी है, ये कोड लिखना भी मुश्किल है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा हेल्प चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जब आप नोड डिलीट करते हैं तो फिर आपको ट्री को शफल भी करना पड़ता है कुछ। जब आप किसी एक ऐसी नोड को डिलीट करने जा रहे हैं जो ऑलरेडी किसी और कुछ और नोड्स की पेरेंट नोड है, तो फिर उसमें आपको पता है कुछ खास चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि किसी तरह हम अब जब ये रूट नोड रिमूव होगी तो अब नया रूट कौन सा बनेगा, तो वो कॉन्सेप्ट भी आपने ज़रा सामने रखना है। ठीक है, और आप स्लाइड्स ओपन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सीख के वहाँ से कॉन्सेप्ट लेना है। कोड भी स्लाइड वाला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन समझना भी है, और ये नोटबुक पे समझना है, उसके बाद इसको आपने कोड करना है। डेटा स्ट्रक्चर समझ ही उसे आता है जिसका कोड कॉपी पे चले, जिसको हाथ से कोड कॉपी पे समझ आ जाए उसको डेटा स्ट्रक्चर समझ आ गया समझ। अच्छा, जो फिफ्थ फंक्शन है वो बहुत सिंपल है कि आपने ये फाइंड करना है कि भाई ये पर्टिकुलर वैल्यू क्या मेरी ट्री के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो सिंपल आपने वैल्यू दे दी है, 10 दे दिया, और वो बता देगा कि ये 10 हमारी इस बी एस ट्री के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, यस नो की फॉर्म में वो दे देगा कि यस दिस ये एग्जिस्ट करता है, और वो कह देगा कि नो ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो तीन फंक्शन है ये आपस में बड़े बड़े रिलेटेड हैं, और हल्का फुल्का आपको पता ही है कि इन ऑर्डर क्या होता है, प्री ऑर्डर क्या होता है, पोस्ट ऑर्डर क्या होता है। जस्ट टू रिवाइज मैं इन तीनों के बारे में हल्का सा एक आइडिया दे देता हूँ। आइडिया तो आपको पहले से ही है, जस्ट टू रिवाइज के ब्रशअप हो जाएगा कि जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होते हैं ये किसी भी ट्री को ट्रेवर्स करने के तीन तरीके होते हैं। अच्छा, वैसे तो यहाँ तीन है, लेकिन असल में चार होते हैं। एक इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है, एक प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है, एक पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है, और फिर कुछ डेप्थ वाइज भी। अच्छा, ये जो होते हैं ये डेप्थ वाइज ट्रेवर्सल होते हैं। एक ब्रेड्थ वाइज होता है। ठीक है, ब्रेड्थ वाइज का मतलब वो इस तरह, ये जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होते हैं ये टॉप से नीचे की तरफ ऐसे आते हैं। ये जो तीनों हैं ये ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेवर्सल होते हैं, इनको डेप्थ वाले ट्रेवर्सल कहते हैं। और एक ऐसे होते हैं जो इस तरह लेफ्ट से राइट जाता है। ठीक है, उसको डेप्थ ट्रेवर्सल कहते हैं। वो हमारा इसके अंदर नहीं है इस लैब में। हमने जस्ट डेप्थ वाले करने हैं और ये तीन करने हैं इन ऑर्डर। और इन ऑर्डर में क्या होता है, आप इन ऑर्डर में इन का मतलब सेंटर, दरमियान में अगर हम इन को सेंटर कंसीडर करें तो जो हमारी रूट होती है, जो हमारी रूट नोड होगी वो सेंटर में होगी, और लेफ्ट लेफ्ट नोड लेफ्ट पर और राइट नोड राइट पर। ठीक है जी, रूट सेंटर में, लेफ्ट नोड लेफ्ट पर और राइट नोड राइट पर। तो हम कैसे ये कह सकते हैं, लेफ्ट रूट एंड राइट। आई रिपीट, लेफ्ट रूट एंड राइट। तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है, इसमें आपने क्या करना होगा, पूरी ट्री जो है इसको इन इसी पैटर्न पे के लेफ्ट रूट और फिर राइट, इस पैटर्न पे आपने इसको प्रिंट करना होगा, जस्ट इसको प्रिंट करना होगा। अब जब भी आप ये फंक्शन लिखेंगे ना, तो इसमें अब थोड़े इसके दो तरीके होते हैं कि जब भी आप ये फंक्शन लिखेंगे तो अब ये दो चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं। एक तो आप लूप यूज़ कर सकते हैं कि आप जब प्रिंटिंग करें तो आप लूप यूज़ कर लें, और दूसरा अल्टरनेटिव इसका होता है कि आप रिकर्जन यूज़ कर लें। तो आई होप आपको ये दोनों आती हैं, आपको लूप्स भी आते हैं और आपको रिकर्जन भी आती है। ठीक होगी, तो अब आपकी चॉइस है कि आप इन दोनों में से कौन सा यूज़ करते हैं। वैसे मैं आपको हिंट ये दूंगा तो आप रिकर्जन की तरफ जाएं। इसका फ़ायदा ये होगा कि वो जो कम्प्लेक्सिटी लूप के अंदर ऐड होती है कि जब हम लूप यूज़ करेंगे फॉर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल तो हमें एक स्टैक मेंटेन करना पड़ता है। तो वो जो स्टैक है लूप के अंदर हमें खुद मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन जब हम रिकर्जन यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर हमारे लिए वो वाला स्टैक मेंटेन करता है।
ठीक है। और आपको अब याद आ गया होगा कि जब आपने रिकर्जन बहुत स्टार्ट में पढ़ी थी, तो जब आपने रिकर्जन स्टार्ट में पढ़ी थी तो आपको आइडिया हो गया होगा कि उस टाइम ये डिस्कस हुआ था कि ये स्टैक में जाकर डेटा स्टोर होता है। ये जो फंक्शन की कॉल है ये एक स्टैक में सेव हुई, फिर फंक्शन की कॉल स्टैक में से ऊपर सेव हुई, तो वो वाला जो स्टैक है ना, बिल्कुल वो फंक्शन कॉल वाला, वो यहाँ यूज हो रहा होगा। ठीक है। और अगर आप रिकर्जन यूज नहीं करेंगे तो फिर इसके अलावा आप मतलब अल्टरनेटिव जो यूज करेंगे वो लूप होगा। तो अगर आप लूप यूज करेंगे तो वो स्टैक आपको खुद मेंटेन करना पड़ेगा, तो थोड़ी सी कोड की कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो इसलिए मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप, वैसे तो दोनों आने चाहिए क्योंकि इंटरव्यू में कोई भी पूछ सकता है, वो रिकर्जन वाला भी पूछ सकता है, लेकिन वो फंक्शन वाला भी पूछ सकता है। कॉन्सेप्ट दोनों का आना चाहिए, लेकिन आप इस लैब में आपकी चॉइस है, आप रिकर्जन वाला कर लें या आप दूसरे वाला लूप के थ्रू कर लें। ठीक है, लेकिन चॉइस है आपकी, ये डिपेंड करता है कि आप कितना सीखना चाह रहे हैं। अगर आप दोनों कर लें तो आपको बेस्ट हो जाएगा। अच्छा, अब प्री ऑर्डर है। प्री ऑर्डर में क्या होता है जी? प्री मीन्स पहले। तो अब जो रूट थी, जिस तरह इन ऑर्डर में रूट इन मीन्स सेंटर में थी, दरमियान में थी, तो प्री में क्या होगा? प्री में जो रूट होगी वो पहले आ जाएगी। ठीक है जी। तो प्री ऑर्डर में रूट पहले, फिर उसके बाद लेफ्ट और फिर राइट। आई रिपीट, रूट, लेफ्ट एंड राइट। ठीक हो गया। तो ये इस तरह प्री ऑर्डर में हम इस तरह प्रिंटिंग करते हैं। तो आपने वही काम जो यहाँ किया था वही काम सेकंड वाले इस पार्ट में भी करना है या सेवंथ वाले पार्ट में करना है, लेकिन जस्ट डिफरेंस क्या है कि इस सिक्स वाले पार्ट में या इन ऑर्डर ट्रावर्सल में आपने जो रूट सेंटर में प्रिंट किया था, अब वो आपने ज़रा सा पहले प्रिंट करना है। ठीक है, पहले मीन्स वो लेफ्ट और राइट से पहले प्रिंट होगा। तो प्री ऑर्डर में पहले रूट प्रिंट होगा, फिर लेफ्ट नोड प्रिंट होगी, फिर राइट नोड प्रिंट होगी। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह जो आपका पोस्ट ऑर्डर है उसमें पोस्ट का मतलब होता है आखिर में, लास्ट में, बाद में। तो आप जो पोस्ट ऑर्डर है उसमें इसी तरह जो रूट होगी उसको एंड पर ले जाए। तो सबसे पहले जो नोड प्रिंट होगी, तो सबसे पहले जो नोड प्रिंट होगी वो कौन सी होगी? वो लेफ्ट। फिर उसके बाद जो नोड प्रिंट होगी वो राइट और फिर रूट। आई रिपीट, तो पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा? लेफ्ट, राइट एंड रूट। ठीक है जी। ये इस तरह हमारी इसमें प्रिंटिंग। ठीक हो गया। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी होगी। तो इसमें सिंपल 8 फंक्शंस हैं जो आपने परफॉर्म करने होंगे। तो आई होप मैंने अपनी तरफ से चीज़ें डिस्क्राइब कर दी। बस ये एक ही टास्क है, टेंशन नहीं लेनी इसमें, ये बस एक ही टास्क है जो आपने परफॉर्म करनी है, और एक या 2 दिन के अंदर आप इजीली कर लेंगे, और उसके बाद आप इसको गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दें। ठीक है। अब आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछें, तो फिर मैं उनको आंसर करता जाऊंगा बारी बारी। कोडिंग से रिलेटेड या कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं आप, योर साइड। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? तो कुछ तो पूछ रहे हैं। नो क्वेश्चंस। अच्छा, अच्छा क्वेश्चन आया है जी, कुछ ने कहा नो क्वेश्चन, अवैस ने कहा नहीं सर। अच्छा, कफील कह रहे हैं जी लैब एग्ज़ाम कब होगा? गुड क्वेश्चन। तो वैसे लैब एग्ज़ाम आपके ख्याल में होना चाहिए? क्योंकि अभी जो आप क्योंकि जो लैब एग्ज़ाम है ना, वो अभी आपने घर पे बैठ के देना है, तो आपको पता है टेक होम एग्ज़ाम जो होता है वो मुश्किल होता है।
जाके कहता है सर आप देख रहे हैं हालात तो नहीं है। अच्छा एग्जाम तो आपको देने पड़ेंगे, लेकिन लैब का अब जरूरी है या नहीं, ये अभी फिलहाल तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन वैसे आप लोग तो कह रहे हैं कि बगैर एग्जाम के ही काम चल जाए, लेकिन आपको पता है कुछ चीज़ें हमें फॉलो करनी होती हैं। लेकिन चलें, वो हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब है कि आप अगर लैब एग्जाम नहीं देते तो फिर आप प्रोजेक्ट दे दें, क्या ख्याल है? प्रोजेक्ट तो कर सकते हैं आराम से। क्या ख्याल है जी सबका? चलें लैब एग्जाम नहीं लेते, लेकिन फिर उसका अल्टरनेटिव भी तो होना चाहिए ना, कि प्रोजेक्ट होना चाहिए, कम से कम आपको डेटा स्ट्रक्चर अप्लाई करना तो आ जाए ना। अच्छा सर ने प्रोजेक्ट दिया हुआ है। चलें फिर ठीक है, फिर तो आपके मज़े हो गए हैं इन छुट्टियों में। फिर लैब एग्ज़ाम भी नहीं होगा और चलें अगर हम लैब एग्ज़ाम नहीं भी रखते तो कम से कम फिर आप एक काम तो करें लाजमी, कि आप जो लैब्स करें वो ज़रा प्रॉपरली करें, खुद करें, सीख के करें। ये ना हो छापा मार, लास्ट टाइम भी 3 लोगों ने भेज, 3 लोगों की बिल्कुल सेम थी, बस क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे किए हुए थे, लेकिन सेम थी। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप कॉपी भी कर लेंगे तो नहीं नहीं भी करेंगे तो मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा आपका ही है ना साकिब? साकिब चुप चुप है। इसके अलावा अगर कोई और चीज़ पूछना चाह रहे हैं, कुछ और लैब से हट के, या कोई और चीज़ भी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं आप। सर ये मेरा लैपटॉप खराब है सर। अच्छा तो नहीं सर, सच ही कह रहा हूँ, वो पता नहीं क्या हुआ, उसकी एलईडी काम नहीं कर रही, पता नहीं किसने हाँ। गिराया या क्या करा। अच्छा, तो सर मैं क्या करूँ? गुड क्वेश्चन। अच्छा सर अभी लैपटॉप, लॉकडाउन है तो रिपेयरिंग वाले भी नहीं। ज़ाहिर है रिपेयरिंग तो नहीं है, अब कोई जी तरीका सर। तो करना पड़ेगा। रिपेयरिंग वाला तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा। मतलब आप ये कर सकते हैं कि कुछ ना ऑनलाइन वैसे टूल्स होते हैं जिस पे काम हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन टूल्स पे काम करने के लिए भी आपको लैपटॉप तो चाहिए, तो किसी न किसी अच्छा, तरह। मोबाइल चाहिए या लैपटॉप? मोबाइल तो चले, मोबाइल पे तो कोडिंग नहीं हो सकती ना फिर। जैसे मैंने एक दफ़ा एक बंदे को देखा था, वो मोबाइल पर उसने कोई कंपाइलर वगैरह शायद इंस्टॉल किया था ऐप, या वो वेब पे यूज़ कर रहा था, तो आप उसको फिर देख जी सकते हैं, सर। क्योंकि लैब करनी तो है ना। जी मरियम आप कुछ पूछ रही थी? जी सर वही। मरियम कुछ पूछना चाह रही हैं। मरियम ने हैंड जो है वो रेस किया हुआ है। जी मरियम बच्चे। अच्छा ज़िया कह रहा है कि मेरा लैपटॉप हॉस्टल रह गया है, तो ये तो आपने अपने साथ ज़्यादती कर ली है। तो आपको लैपटॉप लाना चाहिए था, अदरवाइज़ कुछ अरेंज करें, किसी दोस्त का ले लें, लेना तो पड़ेगा। अच्छा अवैस ने कहा हुआ कि हैशिंग का कुछ बता दें। अच्छा, और यहाँ मरियम और नुमान ने हैंड हैंड रेज़ किया था, उनका भी क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो क्वेश्चन।
अच्छा, हैशिंग अवैस, जो हैशिंग है ये आपने पढ़ ली तो होगी। वैसे क्या होती है, हल्का सा आइडिया दें मुझे भी ज़रा, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आपको कितना पता है। सर ये ना, सर ये यूनिकली एड्रेस होती है, ये जो डेटा होता है ना उसका एड्रेस स्टोर करती है यूनिकली। यानी कि हर स्टूडेंट का ना एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तो उस हाँ। रजिस्ट्रेशन की बेस पे ये ना उसका डाटा स्टोर करेगी, एड्रेस उसका बना लेगी। और फिर इसमें टाइप्स होती हैं मुख्तलिफ किस्म की, जैसे कि इसमें होता है चेनिंग होती है इसकी, और ओपन एड्रेसिंग होती है। ओपन एड्रेसिंग की टाइप होती है लीनियर प्रॉबिंग, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग, डबल हैशिंग वगैरह। अच्छा, ये जो आप सारे नाम ले रहे हैं, ये और इस किसी। बोलो बोलो। सर आप बोले, मैं तो कुछ एग्जांपल बताने लगा था। अच्छा चलें, मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अब ज़ाहिर है सर ने तो डिटेल में पढ़ाया होगा, मैं डिटेल में तो आपको नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि एक तो टाइम भी थोड़ा रह गया, दूसरा ये देखें, आप सबको पता है कि अरे हम यूज़ करते हैं, और अरे में एक ख़ास किस्म की खूबी भी है और ख़ामी भी है। अरे की खूबी ये है कि उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो उनका जो अरे में जो एलिमेंट्स हैं उनका जो एक्सेस टाइम है वो कांस्टेंट है, ऐसे ही है। और लेकिन जो अरे में खामी है ना, वो ये है कि जो अरे के एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए वी ऑलवेज नीड एन इंडेक्स। हमें अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए एक इंडेक्स चाहिए होता है। अच्छा, ये जो इंडेक्स चाहिए था ना, ये खामी नहीं है। अरे की जो खामी है वो ये नहीं है कि इसमें जो इंडेक्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, ये तो इसकी खूबी है। खामी ये है कि अरे के जो इंडेक्सेस हैं ये हमेशा इंटीजर होते हैं। कभी कभी ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं, लेकिन कभी कभी ये हमारे लिए नुकसानदेह भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, अब हमने किसी बंदे की एज सेव करनी है। अब लेट्स से आपने एज सेव करनी है 10 बंदों की, तो अरे में आप सेव तो कर देंगे, 10 लोगों की एज सेव कर देंगे। अच्छा, आवाज़ आ रही है ना सबको? मेरा थोड़ा सा इंटरनेट का शायद वो अनस्टेबल आया है मैसेज, तो आई होप आपको आवाज़ आ रही होगी। अच्छा अच्छा, देखें, जो अरे है उसमें जितने भी हमने एलिमेंट्स सेव किए हैं उनमें आपने जब किसी बंदे की 10 बंदों की एज सेव कर दी, तो अब आपको अगर कोई कहे कि अच्छा जी 4 नंबर इंडेक्स पर किस बंदे की एज सेव है, तो आपको बता सकते हैं कि किस बंदे की सेव है। कोई आम बंदा देख के नहीं बता सकता, अनटिल अनलेस जिस बंदे ने खुद सेव किया वो कहेगा जी अच्छा 4th नंबर इंडेक्स में मैंने अवैस की एज सेव की है, 5 नंबर में मैंने वाजिद की एज सेव की है, और 3rd नंबर पे मैंने मरियम की एज सेव की। ठीक है, तो ये इस तरह आपने चूंकि डिफाइन किया है कि मैंने इन इन एलिमेंट्स में या इन इन इंडेक्स इंडेक्स वैल्यूज पर या इन इन इंडेक्सेस पर मैंने इन इन लोगों की एज सेव की। तो अब ये कोई मीनिंगफुल नहीं है, ये जो इंडेक्स नंबर 3 है 4 है, ये जो इंडेक्स है ना ये मीनिंगफुल नहीं है। ठीक है, तो हम फिर क्या करते हैं, हम फिर कहते हैं अच्छा यार कोई ऐसा सिस्टम डिवाइस करें कि जो इंडेक्स है ना वो भी मीनिंगफुल बन जाए, जो इंडेक्स है वो मीनिंगफुल बन जाए। फॉर एग्जांपल, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ एक बंदे की का रजिस्ट्रेशन नंबर है जी 2341, फॉर एग्जांपल जो नुमान है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 2341। अब अगर एक अरे होती और उसमें इंडेक्स नंबर 2341 होता, ठीक है, जो कि नुमान का रोल नंबर है या रजिस्ट्रेशन नंबर है, और इसके रोल नंबर वाले इंडेक्स पर अगर इसकी एज सेव होती, तो हम ये कह सकते थे कि भाई ये जो इंडेक्स है ना अरे में 2341, ये एक पर्टिकुलर बंदे का रोल नंबर है या रजिस्ट्रेशन नंबर है, और इसके ऊपर इसकी एज सेव हुई है। तो इसका मतलब है अब जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपने यूज किया है एज ए इंडेक्स, अब वो मीनिंगफुल वैल्यू बन गया, अब वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बन गया।
आई होप आपको ये चीज समझ आ रही है। फॉर एग्जांपल एक इंडेक्स नंबर 5 पर एक बंदे का एड्रेस सेव है और एक इंडेक्स नंबर 2341 पे वैल्यू सेव है, तो अब 5 का मतलब क्या है कि 5 नंबर रोल नंबर 5, लेकिन अगर 2341 एक बंदे का रोल नंबर और उस पर डेटा पड़ा हुआ है तो आप क्या कहेंगे कि वो इस पर्टिकुलर इंडेक्स पर उसकी वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये अरे अब इससे 2000 से ज्यादा अरे का साइज होगा तो तभी आपको 2341 इंडेक्स मिलेगा, बल्कि ये 250 तक 2500 तक अगर आपकी अरे का साइज है तो तब जाकर आपको ये इंडेक्स मिलेगा। तो पहले सिंपल अरे में प्रॉब्लम क्या थी कि जो इंडेक्स थे वो मीनिंगफुल नहीं थे। अब हमने इंडेक्स मीनिंगफुल बनाने के लिए हमने कहा कि अच्छा हर अरे के हर इंडेक्स को हम कह देंगे कि ये किसी का रोल नंबर है। अब जो आपके रोल नंबर हैं वो तो 2000 से ज्यादा है। ठीक है, अब ये जो किसी का अब 3000 आ रहा है तो ये अब रोल नंबर हैं। तो अगर हम अब इन रोल नंबर्स को एक्सेस करने लग जाएंगे तो ज़ाहिर है हमें अरे का साइज बहुत बड़ा चाहिए। तो अब जो हैशिंग का कॉन्सेप्ट है ना, उसमें यही उसमें चंद चीजें हैं। पहले कुछ कुछ चीज तो ये है, कुछ की पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं। सबसे पहला उसमें की पॉइंट ये है कि हैश टेबल होता है, जिस तरह ज़रफ़शीन ने भी बताया कि एक तो हैश टेबल होता है। याद रखें, हैशिंग में हैश टेबल इज एक्चुअली एन अरे। जिस चीज को हम पहले अरे कहते हैं, हैशिंग में जाकर हम उसको हैश टेबल कहते हैं। ठीक हो गया। और जब हम ये कहेंगे कि अब हमने इस हैश टेबल की इंडेक्सिंग करनी है तो अब हमारे पास जो की होगी वो हम हमेशा की से करेंगे। इंडेक्सिंग जो होगी वो हमेशा हैश टेबल में डाटा जब स्टोर करेंगे तो आप की मदद से करेंगे। वो जो की होगी उसको आप कहेंगे ये मेरी की है। वो आप एज्यूम क्या करेंगे कि ये मेरा काइंड ऑफ इंडेक्स है। ठीक है, लेकिन आप सोचें अब किसी का 3000, अब ये जिस तरह साकिब का रोल नंबर है 3082 या 3082, तो ये जो इंडेक्स है ये तो बहुत बड़ा है, इसके लिए तो मुझे 4000 की अरे होनी चाहिए। लेकिन मेरे पास एक लिमिटेशन हो सकती है ना, मैं कहता हूँ नहीं मुझे तो सिर्फ 50 लोगों का डेटा स्टोर करना है और उन 50 लोगों के लिए अब मैं 4000 की अरे बनाऊंगा, ये तो सूटेबल नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम कोई स्ट्रेटजी ऐसी अपनाएंगे कि मेरे इंडेक्स बड़े भी हों। इंडेक्स फॉर एग्जांपल ये जो मैंने की यूज किया 3082, मेरी की ये बड़ी भी हो लेकिन मेरा अरे का साइज लेट से 100 है या 50 है, तो किसी तरह मैंने बड़ी की को इस छोटी अरे के जो इंडेक्सेस हैं इस पर मैप करना है। फॉर एग्जांपल जब हम 100 की अरे बनाएंगे तो आपके इंडेक्सेस 0 to 99 होंगे, लेकिन आपकी जो की है लेट से वो 3082 है। तो अब आप क्या करेंगे, आप चाहेंगे कि किसी तरह 3082 जो है ये 3082 है, किसी तरह ये मैप हो जाए आपके वो जो 0 to 99 इंडेक्स थे अरे के। तो जब आप ये मैपिंग करने लगेंगे तो आप एक हैशिंग का फंक्शन यूज करेंगे। तो आपने ये पढ़ा होगा कि हैशिंग का एक फंक्शन होता है जो कि एक की को हैश की में कन्वर्ट करता है। एक सिंपल की वो है जो आप यूज करना चाहते हैं और आपने क्या यूज किया 3082। अब जब वो अरे में हैश जब आप हैश डेटा सिस्टम में डेटा स्टोर करेंगे तो ये बड़ी की जो है इसको छोटी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। इस बड़ी की को छोटी की में कन्वर्ट करने को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि हम हैशिंग का प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी, हम की हैशिंग कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब वो जो की छोटी हो जाएगी वो की असल में आपकी खास रेंज के अंदर होगी जो भी आपके हैशिंग टेबल या अरे का साइज होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें जो प्रॉब्लम आएगी ना वो प्रॉब्लम ये होती है कि कोलिजन। आपने एक वर्ड यूज किया हुआ कोलिजन। कोलिजन का क्या मतलब होता है, आपस में कोलाइड कर जाना। फॉर एग्जांपल हैशिंग में कोलिजन का क्या मतलब होता है, उसका मतलब यह है कि लेट्स से दो ऐसी कीज आ गई, जब आपने उनको हैश किया यानी कि दो ऐसी बड़ी कीज हैं, जब आप उनको छोटा किया तो वो एक ही की बन गई। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि ऐसा करते हैं, ये 3082 जो है ना ये एक की है और इसी तरह एक 1082 है। ठीक है जी, 1082। अब मैं एज्यूम ये कर रहा था कि या मैंने अपना हैशिंग का एक प्रोसीजर डिफाइन किया था कि भाई जो भी रोल नंबर होगा ना उसके जो 2 डिजिट्स होंगे ना, लास्ट 2 डिजिट्स, उनको आप पिक कर लें।
ठीक है, उनको आप पिक कर लें। तो जब आपने ये पिक किया तो असल में क्या हुआ, तो जब आपने पिक किया तो मसला ये हुआ कि जब आपने इनको शॉर्ट किया या इनको रिड्यूस किया तो अब दोनों में 82 आ गया। 3082 में भी आपने 82 को एक्सट्रैक्ट किया और इसी तरह 1082 में भी आपने 82 को एक्सट्रैक्ट किया। अब पता चला दो डिफरेंट बड़ी कीज डिफरेंट थी, लेकिन जब उनको हैश किया तो वो एक ही की बन गई, वो एक ही नंबर आ गया। अब ये एक प्रॉब्लम हो सकता है कि आपने दो डिफरेंट डेटास को एक ही इंडेक्स पे स्टोर करने की एक ही आप स्टोर करना चाहेंगे तो क्या होगा, वो डेटा जो पहले से स्टोर होगा वो ओवरराइड हो जाएगा, वो डेटा डिलीट हो जाएगा। जो पहले से डेटा स्टोर होगा वो डिलीट हो जाएगा, नया डेटा सेव हो जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम आती है, इसको हम कहते हैं कोलिजन। कि कोलिजन मींस दो बड़ी कीज जब उनको शॉर्ट किया, उनकी हैशिंग की, तो वो छोटी कीज जो बनी वो एक ही आ गई। ठीक है, बड़ी कीज डिफरेंट है लेकिन छोटी कीज एक ही आ गई। तो इसको हम कहते हैं ये कोलिजन का प्रोसेस है। इस कोलिजन को अवॉइड करने के लिए जो अवैस ने भी कुछ नाम लिए थे कि ओपन एड्रेसिंग करते हैं या हम प्रॉबिंग करते हैं, ये उस कोलिजन को अवॉइड करने की स्ट्रेटजीज हैं, ये वो एल्गोरिदम्स हैं जो कि कोलिजन को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके जहन में एक खाका बना होगा कि व्हाट इज हैशिंग। हैशिंग में है कि हमारे पास अरे होती है और हम उस अरे के जो इंडेक्स हैं वो मीनिंगफुल रखना चाहते हैं। उस मीनिंगफुल इंडेक्स रखने के लिए हमें बड़ी कीज को वो बड़ी की जो मीनिंगफुल कीज होती हैं हमेशा बड़ी होती हैं, उनको हमें रिड्यूस करना होता है। उसको रिड्यूस करने के लिए हम हैशिंग का प्रोसेस यूज करते हैं, कोई हैश फंक्शन यूज करते हैं। वो जब कीज छोटी हो जाती हैं तो उनमें प्रॉब्लम आ सकता है कि कोलिजन आ जाएगी। अब ये जो कोलिजन होगी इसको अवॉइड करने के लिए फिर आप ओपन एड्रेसिंग और चेनिंग और प्रॉबिंग इस तरह की बहुत सारी चीजें यूज करेंगे, डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करेंगे। ये ब्रीफ सा एक ओवरव्यू था हैशिंग का।